हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से। दोस्तों, हरियाणा विधानसभा के चुनाव का परिणाम घोषित हो चुका है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यह बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला परिणाम है कि जहां बड़े बड़े मंत्री, कद्दावर नेता तो बीजेपी के हार गए हैं, लेकिन छोटे छोटे गुमनाम विधायक चुनाव जीत गए हैं। तो अब सवाल उठने लगा है कि इसके लिए कांग्रेस दोषी, कांग्रेस के नेता दोषी, कांग्रेस का नेतृत्व दोषी, गठबंधन न करने का दोष कांग्रेस पर लग रहा है, या कि जो अन्य विपक्षी दल वहां जाकर चुनाव लड़ रहे थे, जो वोट काट दिए, वे दोषी। अभी ये सब बात चल ही रही थी। मैंने भी सुबह एक वीडियो बनाई है और उसमें मैंने खासकर राहुल गांधी को आलोचना की कि आपको गठबंधन करना चाहिए था। लेकिन क्या गठबंधन के बाद भी चुनाव नहीं हारा गया है? हारा तो गया है। उत्तर प्रदेश में 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा बसपा का गठबंधन था, फिर भी चुनाव हार गए और बहुत बुरी तरह चुनाव हार गए। और 2024 के चुनाव में जो चुनाव जीते हैं, तो यह भी देखा गया कि उस समय यहां की सरकार दिल्ली के सरकार के खिलाफ चल रही थी। आज तक आप योगी मोदी का 36 का आंकड़ा देख पा रहे हैं, यानी लोकल सरकार ने साथ नहीं दिया। ऐसा हो सकता है जिससे केंद्रीय एजेंसियां जो कुछ करना चाहती हैं, या कि जो निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार के कहने पर करना चाहता है, शायद वो न कर पाया हो। बिहार का चुनाव हम लोगों के सामने आया, मध्य प्रदेश का परिणाम भी सामने है। तो जो हरियाणा में हुआ है और कश्मीर में जिस तरह से कांग्रेस की सीटें बहुत कम आई हैं, क्या ऐसा नहीं लगता कि एक राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस को सामने से हटाओ और सभी छोटे छोटे दलों को टुकड़े में लड़ा दो, जिससे कि कोई दावा करने लायक ही नहीं रहे कि वो जीत भी सकता है। इसलिए अब किसी पार्टी का, किसी नेता का दोष गिनाने से ज्यादा जरूरी हो गया है कि सब लोग अब भविष्य की सोचें और इस बात पर चिंतन करें कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी यही हुआ तो। क्योंकि जैसे आपका अनुमान था कि हरियाणा में चुनाव जीत ही रही है कांग्रेस, या आपका अनुमान था कि बिहार में तो सत्ता बदलने ही जा रही है, या आपका अनुमान था कि मध्य प्रदेश में तो बीजेपी का सफाया तय है, वैसे ही तो अनुमान है कि महाराष्ट्र में सफाया तय है। अगर नहीं हुआ तो फिर आएगा कि गठबंधन कहां दोषी रहा, कहां वोट बैंक बट गया, कहां क्या हो गया। यानी अब सबको मिलकर, सभी नेताओं को मिलकर जो लोग भी चुनाव हारे हैं, इन हार के कारणों का पूरा विश्लेषण करना होगा। और यदि ये हार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत करवाई जा रही हैं, तो यह संविधान और लोकतंत्र को बहुत बड़ा खतरा है। फिर तानाशाही आने से कोई नहीं रोक पाएगा। यकीन मानिए दोस्तों कि एक मनुष्य के रूप में, एक आम व्यक्ति के रूप में अगर मैं कहूं कि अगर मुझे पता चल जाए, मैं एक आम व्यक्ति के तौर पे बात कर रहा हूं, एक विशेष व्यक्ति के तौर पे तो हर किसी की अलग अलग क्षमता है, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के नाते अगर बात की जाए, सोचा जाए, तो कोई भी आम व्यक्ति जब ये जान जाएगा कि ये व्यक्ति तो चुनाव कभी हारेगा ही नहीं, ये तंत्र का दुरुपयोग करता है और किसी की हिम्मत भी नहीं कि इसका विरोध करे, तो फिर लोग उसके खिलाफत करने से हट जाएंगे। इसी को तो तानाशाही कही जाती है। कौन करेगा खिलाफत? यही तो हुआ कि पार्टियां छोड़ छोड़कर विधायक गए, सरकारों से इस्तीफा देकर मंत्री लोग चले गए उस पार्टी में। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में ईडी है, सीबीआई है, कौन करे उसका विरोध? तो जिसके हाथ में ईडी सीबीआई का रहना निश्चित हो जाएगा कि यही रहेगा ही, निर्वाचन आयोग इसकी मुट्ठी में ही रहेगा, ये घर में बैठकर जिसको चाहेगा उसको विधायक बनवाएगा, जिसको चाहेगा उसको हरवाएगा, फिर उससे पंगा कौन लेगा? और फिर तब लोकतंत्र कहां रहेगा, संविधान कहां रहेगा? तो ऐसे में अब नजर उन सभी विपक्षी नेताओं पर रखनी है और सभी विपक्षी नेताओं का आह्वान करना है कि भले ही वे लोग मिलकर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन मिलकर इस बात पर चर्चा करें कि आखिर एक के बाद एक विपक्ष की हार क्यों हो रही है। हरियाणा में बीजेपी के चुनाव जीतने का क्या फैक्टर है बताइए? कौन लोग हैं जो बीजेपी के साथ हैं? न वहां किसान साथ में था, न जवान साथ में था, न महिलाएं साथ में थी। वहां गांव में घुसना तक मुश्किल था, मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया था। और जब जब बीजेपी ने बीच में मुख्यमंत्री बदले हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह को हटा करके चुनाव के वक्त पर राजनाथ सिंह का लाया जाना हो, या दिल्ली में साहब सिंह वर्मा को हटाकर
सुषमा स्वराज को लाया गया, या उत्तराखंड में ऐसे हुआ था बहुत पहले, कभी भी चुनाव नहीं जीत सकी पार्टी। और यही कमोबेश हाल दूसरी पार्टियों का भी होता है कि जहां किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को एंटी इनकम्बेंसी से बचाने के लिए हटाया जाता है, वहां उसके हटा देने के बावजूद भी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती हैं। जैसे पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटा करके चरणजीत सिंह चन्नी को लाया कांग्रेस ने, लेकिन क्या हुआ? तो आखिर क्या कारण है कि हरियाणा में कांग्रेस हार गई और भाजपा जीत गई? और भाजपा की जीत में एक और ध्यान देने वाली बात है कि जितने उसके बड़े बड़े नेता थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री बनने की एक उम्मीद जता दी थी, बोल दिया था, उनके पर कतरे गए हैं। अनिल विज आखिरी में जाकर चुनाव जीत पाए हैं। तो जब अनिल विज अलोकप्रिय हो गए, राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आदित्य राव अलोकप्रिय थी, मुश्किल से चुनाव जीत पाई, बहुत सारे मंत्री चुनाव नहीं जीत पाए, तो फिर जनता किन विधायकों को किस लिए पसंद कर रही थी? बहुत बड़ी साजिश का एक संकेत मिल रहा है। और ये साजिश इतनी बड़ी है जो सभी विपक्षी पार्टियों की, उनके बीच की सीमाओं से बड़ी है, लकीरों से ज़्यादा गाढ़ी है और उनके बीच की दरारों से ज़्यादा गहरी है, क्योंकि इसमें लोकतंत्र ही समा जाएगा। इसलिए अब उन नेताओं पर नजर रखिए जो दूसरे समाज, दूसरे जात, दूसरे पार्टियों को केवल दोषी बना रहे हैं, और दूसरी तरफ उन नेताओं को देखिए जो इस पर चिंतन व्यक्त कर रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। आज चाहे भले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार इस बात से खुश हो लें थोड़ी देर के लिए कि कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम होने से उनको ज़्यादा सीटें मिल जाएंगी, तो भले 2, 4, 10 सीटें आपको ज़्यादा आप गठबंधन में मिल जाएंगी, क्योंकि कांग्रेस का दावा थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अगर सत्ता ही आपको नहीं मिलनी है, ये खेल किसी और के हाथ में फिक्स हो चुका है, तो ऐसा हो जाने से भी आप तो बहुत बड़े घाटे में होंगे। यही कमोबेश हाल यूपी में होने वाला है। जिस तरह से अप्रत्याशित परिणाम हरियाणा में आया है, इसके पहले मध्य प्रदेश में आया था, उसके पहले बिहार में आया था, अगर यही चलता रहा तो क्या गारंटी है कि 2027 में यूपी में जो चुनाव परिणाम होगा वो निष्पक्ष मान लिया जाए? केवल इस आधार पर कि अभी लोकसभा के चुनाव में आधे से ज्यादा सीटें मिल गई हैं विपक्ष को, इसलिए? तो ऐसा तो हरियाणा में भी हुआ था। इसलिए अखिलेश यादव को भी चिंतित होने की जरूरत है। सभी पार्टियों के नेताओं को एक साथ बैठकर इस पर एक सामूहिक रणनीति बनाकर जनता के सामने आने की जरूरत है। और यही देखा जाएगा, क्योंकि यह चुनावी गठबंधन नहीं है, यह संविधान बचाने का एक गठबंधन होने जा रहा है। यही देखा जाएगा कि कौन पार्टियां इसमें आती हैं और कौन कन्नी काट जाती हैं, क्योंकि इसमें तो सीटों के बंटवारे की भी बात नहीं होनी है। और अब तब पता चलेगा कि कौन सी पार्टियां केवल वोट काटने वाली हैं, कौन सी पार्टियां घमंड में चूर होकर सबको साथ में नहीं लेकर चलने वाली हैं, और कौन सी पार्टियां सबको साथ में लेकर चलने वाली हैं या अपने लिए मार्ग तलाशने वाली हैं, लेकिन संविधान और लोकतंत्र के साथ हैं। इसलिए समय की यह जरूरत है। आप सबसे मेरा आग्रह है कि मेरी इस वीडियो को खूब फैलाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय संविधान।